स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही याद रखना है। अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एटलीस्ट ये ध्यान में रखना है कि कौन सा लिगैंड वीक फील्ड है और कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो अमोनिया के लेफ्ट हैंड में जो GL से स्टार्ट होकर ये NCS H2O O2 C2O4 C2H5 ये सारा वीक फील्ड लिगैंड का एग्जाम्पल है। और अमोनिया को लेकर राइट हैंड साइड तक कार्बोनिल तक, तो अमोनिया से लेकर पिरिडीन इथिलीन डाइमीन हो गया, ये BPY बाइपिरिडीन हो गया, ये फिनेंथ्रीन हो गया, NO2, बाकी सब R3P R अल्किल ग्रुप है। अल्किल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5, तो R3P। और ये सारा साइनाइड पता ही है, CN है साइनाइड और कार्बोनिल। तो ये सारा मेनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, जो मैं अभी NH3 से राइट हैंड साइड जितना भी लिगैंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये याद सर रखने का है। ये कौन बुक से लिया गया सर? जो बुक कोई भी लो, तुम्हारे सीरीज तो सब में सेम ही रहेगा ना। बुक से क्या करना है तुम्हें, बुक से क्या करना है बताओ। बुक तो जितना काम का था मैंने दे दिया यहाँ पे। यस अजय सर। कुमार नाम है, बुक का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। बुक का नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देख लो। पर पॉसिबल नहीं है एक एक टॉपिक के लिए एक बुक खरीदना। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बुक है केवल। सर शशि चावला। हाँ दिया हुआ है, मैं देखा टॉपिक हूँ। क्या है सर? और ये याद रखना है तुम लोग को, बस कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है। यहाँ पे याद करने के लिए बस एक ही चीज है, समझने के लिए, बहुत समझने के लिए मैं समझा देता हूँ। ये सीरीज तुम्हें याद करना है। ये सीरीज है I-, ये सीरीज याद करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे I- सबसे लिस्ट है, और उसके बाद Br-, ये। तो ये सारा जो लिगेंड है ये पेयरिंग नहीं कर पाता है डी ऑर्बिटल का। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हैं, तो बिग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं कर पाता है डी ऑर्बिटल का। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब ये जो बनाएंगे, ये बिग फील्ड लिगेंड बनाएंगे। ये एक्चुअली यहाँ से इसके बारे में बोला था। तो बिग फील्ड जो लिगेंड हो गया, बिग फील्ड लिगेंड I- से लेकर ये GLY तक, ये बिग फील्ड लिगेंड हो पाएंगे डी ऑर्बिटल का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए 6 लिगेंड बाइंड होगा, 6 लिगेंड बाइंड होगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो सिक्स लिगेंड के लिए 6 लिगेंड बाइंड होगा। तो ये उसमें जो पार्टिसिपेशन होगा 6 लिगेंड में, वो sp3d2 ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं फिर से यहाँ पे देखो कैसे वो हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा, क्योंकि पहला मैं स्टार्ट ही किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इनर पहले देख लो, बिग फील्ड लिगेंड का एग्जांपल देख लो, जो ये सब ऑर्बिटल जो बनाएगा। तो कब में ये सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये टेट्राहेड्रल में डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये sd3, इसका एग्जांपल MnO4, वो भी हम लोग देखेंगे टेट्राहेड्रल का, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का हम लोग देख चुके हैं पिछली क्लास में। ये स्क्वायर प्लेनर का भी हम लोग आज देखेंगे। ये स्क्वायर प्लेनर का आज हम लोग देखेंगे। और हम लोग देख चुके हैं डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल का पिछली क्लास में मैं बताया हूँ, एक्सप्लेनेशन किया हूँ। और आउटर डी ऑर्बिटल का एक्सप्लेनेशन किया हूँ। इनर डी ऑर्बिटल कब बनता है, इनर डी ऑर्बिटल जब बनता है जब यहाँ पे बिग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो इनर डी ऑर्बिटल बनेगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी हम लोग देखे थे सर। ये एक्चुअली ये एक और पे डिपेंड करता है, ये H2O बिग फील्ड लिगेंड है। पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का ज्यादा है, क्रोमियम का ज्यादा होने के कारण जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो मेटल एटम होते हैं वो बनाते हैं, वो इनर डी ऑर्बिटल बनाते हैं। वो यहाँ पे दिया हुआ है आगे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2O क्या है, बिग फील्ड लिगेंड है, बिग बिग फील्ड लिगेंड है।
पर वो क्या बना रहा है, इनर डी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट ले रहा है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। तो ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमियम मेटल है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, साइनाइड पता ही है कि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो तो बनाएगा ही। और दूसरी बात तो, हाँ वो तो बनाएगा ही। और यहाँ पे Fe भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण वहाँ पे क्या हुआ है, इनर डी ऑर्बिटल बना। तो ये यहाँ पे उस पर भी डिपेंड करता है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। तो आगे हम लोग बताते हैं ये कैसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये इनर डी ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि जब अगर ये लिगेंड वीक फील्ड भी रहेगा पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का हाई होगा, 3 से ज्यादा होगा, 3+ से ज्यादा होगा, 3+ से ग्रेटर होगा, तो वो इनर इनर डी ऑर्बिटल बनाएगा, मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगा और इनर डी ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये दोनों हम पिछली क्लास में देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल है इनर डी ऑर्बिटल का। ये देखो साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले काम करना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मेटल का। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए यहाँ यहीं पे निकाल देता हूँ, जिसको निकालना है यहाँ पे देख लो। एक एग्जांपल से मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, पिछली क्लास में बता दिया हूँ डिटेल में। ठीक है, तो इसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट X-6 = 3। X = क्या, 3, मतलब कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आता होगा सभी को, इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फ़िगरेशन सभी को लिखना आता होगा। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे देख लो, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D और ये 4s2। तो कोबाल्ट को मतलब 3D7 होगा ये। 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाए, 3+ 3D6 ऑक्सीडेशन होगा। स्टेट में 3D6 हो गया। हो जाएगा ना। 4s0। ठीक है, तो 4s0 हो गया। यहाँ पे देख लो CO3+ में 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है सभी सर को। हाँ बोलो। सर X = 9 हो जाएगा यहाँ पे। क्या X = क्या हो जाएगा, 9? कि ना इक्वेशन आप सॉरी, यहाँ पे ये 3 यस माइनस है सर, कुछ। थ्री X-6 = 3। माइनस होगा ऊपर में। ऊपर ऊपर माइनस लिखना चाहिए। -3 है, मिस्टेक हुआ है, देखा नहीं मैं अच्छे से, 3+ लिख दिया। ठीक है, ये 3 है, -3 है, यहाँ यहाँ कॉम्प्लेक्स से ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 3- लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देख लो, तो ये 3- है, तो ये 3 हो गया, तो ये 3D6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल है। अब साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करता है, D इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देता है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN और CO लास्ट में था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, सबसे ज्यादा CO है, उसके बाद था CN स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये 3D6 का पेयरिंग कर देता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका पेयरिंग करके इसको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। 6 इलेक्ट्रॉन फिल किया है, किस ऑर्बिटल में किया है, DXY। आगे हम लोग स्प्लिटिंग में आ रहे हैं, वहां पे देखेंगे DXY DYZ और DZX में फिल हुआ है। आगे इसके आगे होगा DX² होगा, DX² और DZ²। तो ये दोनों ऑर्बिटल D का हो गया, वैकेंट हो गया। तो वैकेंट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो साइनाइड किया। तो साइनाइड यहाँ पे 6 है, 6 लिगेंड साइनाइड का है। तो साइनाइड यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करके ये D2S D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा। D2sp3 6 साइनाइड, ये D ऑर्बिटल, 2 इनर D ऑर्बिटल लेगा और sp3। तो टोटल 6 लिगेंड हुआ। तो 6 लिगेंड जो भी होगा वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यहाँ पे इनर D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहा है, 6 लिगेंड पार्टिसिपेट करने के कारण उसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे।
और इनर डी ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, D2sp3 हो रहा है, इसीलिए इसको इनर डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सिमिलरली ये है, सेम एग्जांपल है, दोनों भी सेम एग्जांपल है, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। सेम है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण D2sp3 बना रहा है। बट इस केस में क्या है, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट है, सर वीक तो लिगेंड हो तब। वीक लिगेंड होगा तो आउटर डी ऑर्बिटल बनाएगा। आगे आ रहा है, इनर डी ऑर्बिटल का हम लोग देख लिए, इनर डी ऑर्बिटल। अब आगे एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पे देख लो, एक एग्जांपल बताया हुआ पिछली क्लास में। वीक लिगेंड है यहाँ पे, फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और CO3+ बना रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ कोबाल्ट 3D7 होगा, और ये 3D7 3D6 हो जाएगा, ये भी 3D6 हो जाएगा, तो यहाँ 3D6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है, क्यों पेयरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ्लोरीन क्या है, बिग फील्ड लिगेंड है। बिग फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फ्लोरीन 6 फ्लोरीन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्लोरीन 6 है, F6 है। तो ये जितने भी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, तो सारे में फ्लोरीन का लोन पेयर के थ्रू डोनेट करके यहाँ पे ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। 6 फ्लोरीन, तो यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। पेयरिंग क्यों नहीं हुआ, पेयरिंग की इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बिग फील्ड लिगेंड है। बिग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये पेयरिंग नहीं किया, ये आउटर डी ऑर्बिटल लोन पेयर कॉम्प्लेक्स बना। उसके ऑर्बिटल में फुलफिल करेगा। हाँ, लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे एक लिगेंड है, ये बिग फील्ड लिगेंड है, WFS लिख रहा हूँ, बिग फील्ड लिगेंड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे देखो, ये NO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, H2O बिग फील्ड लिगेंड है, तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, H2O क्या है, स्ट्रॉन्ग बिग फील्ड लिगेंड है। मैक्सिमम मतलब 5 जो लिगेंड है, 5 लिगेंड बिग का है, और 1 लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग का है। तो यहाँ पे पार्शियल पेयरिंग हुआ है, पार्शियल पेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग देखो यहाँ पे हुआ है, तो ये किसके कारण हुआ है, NO के कारण हुआ है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका पेयरिंग हुआ है, NO के कारण हुआ है। NO के कारण हुआ है क्योंकि NO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बाकी सभी का पेयरिंग नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम जो लिगेंड है, मैक्सिमम लिगेंड बिग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए केवल एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ पे पेयरिंग हुआ है इस केस में, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगा, आउटर डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 6 लिगेंड होने के कारण ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सेम है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था यहाँ पे, ये H2O बिग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आया, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा हुआ, 4s। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन है, 3D है या 4s है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आयरन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा होगा, 3D होगा, ये 3D होगा या 4s होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, 3D होगा बताओ। सर। 4s। क्या 4s होगा सर। 3D कैसे होगा, 3D कैसे होगा, 4s होगा ना। यस सर। और ये फोर्थ ऑर्बिटल में है, और ये 3D Yes, ऑर्बिटल थर्ड सेल में है, ये फोर्थ सेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है इसका, मतलब ये फोर्थ सेल का है, ये 3D इनर ऑर्बिटल में है, 4s ये। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो 4s से लूज करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो NO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण यहाँ पे पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया तो बचा ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन एज इट इज लोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और बाकी जो डोनेशन से यहाँ पे हुआ H2O में H2O 5 जो लिगेंड है H2O डोनेट किया है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया है NO के कारण हुआ है। तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन 6 जो ऑर्बिटल बन रहा है sp3d2, तो इसमें 5
5 कंट्रीब्यूशन है H2O का एंड 1 कंट्रीब्यूशन है NO का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ। वैसे ही और एक बात और है कि D7 D8 और D9 ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3D7 3D8 के केस में हम लोग देख रहे हैं कि जो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इसके पास जगह ही नहीं है, D7 हो गया, अब इसके बाद पेयरिंग होने के बाद भी इनर ऑर्बिटल को ये वेकेंट नहीं कर पाएगा। D7 D8 और D9 के केस में क्या होगा कि ये इनर डी ऑर्बिटल को वैकेंट नहीं कर पाएगा। डी इलेक्ट्रॉन है, 3D का इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4D में तो नहीं चला जाएगा ना, तो वो उसी में रहेगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो डी ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्रेजेंट यहाँ पे इनको वैकेंट कराना डिफिकल्ट है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी पेयरिंग नहीं हो पाता, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं है, इसके कारण यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इवन देयर इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज प्रेजेंट। अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी D7 D8 और D9 के केस में क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा किसमें, पेयरिंग किसमें होगा, D4 D5 D6 ये सब जब रहेगा तो उसके केस में पेयरिंग होगा। वीक रहेगा तो पेयरिंग नहीं होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पेयरिंग करेगा, वीक रहेगा तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो पेयरिंग नहीं कर पाएगा वो वीक वो बनाएगा sp3d2, और जो पेयरिंग करेगा वो बनाएगा D2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये बिग फील्ड लिगेंड बनाएगा WFL, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। हाँ, एक बात और, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इसमें भी देखना है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा सारा वो डायमैग्नेटिक रहेगा। तो इसमें देखो सारे में 5 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, मतलब ये सारा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे आते हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल में क्या लिगेंड कितना होगा, लिगेंड कितना होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, लिगेंड 4 होगा, ये TD हो गया, और स्क्वायर प्लेनर में भी 4 ही होगा, 6 होगा ऑक्टाहेड्रल में। OH लिखते हैं इसको शॉर्टकट में, प्लेनर हेक्सागोनल में। हाँ, और एक बात और, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में इसमें क्या ऑर्बिटल अलग अलग होगा, ऑर्बिटल अलग होगा, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल जो टेट्राहेड्रल में बनाते हैं। टेट्राहेड्रल sp3 भी बनाता है और sd3। तो sd3 का एग्जांपल तुम लोग नहीं सुने होगे, तो अभी आज देखते हैं sd3 का एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल लेते हैं NiCl4। तो सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। NiCl4 का देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4 लिगेंड है, तो इसीलिए ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो और क्लोरीन क्या है, बिग फील्ड लिगेंड है, तो बस कुछ नहीं करना है, NiCl4 लिख देना है, NiCl4 कॉम्प्लेक्स बना दो, जिसके ऊपर जितना चार्ज है वो लिख दो, 2- ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x - 4 = -2 +2 आ गया, मतलब यहाँ पे निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। Ni2 में क्या हो गया, NiTu के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से 4s से, आउटर ऑर्बिटल से, बचा ये 3d8 बचा, तो 3d8 प्रेजेंट है। अब अमोनिया के क्लोरीन क्या है, बिग फील्ड लिगेंड है, तो इसीलिए इसमें आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे भी मैं बताया था कि जो 3d8 है, 3d8 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहते हुए भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। यस सर। 3d इलेक्ट्रॉन में आइदर बिग फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग करेगा यहाँ से तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो ये इसमें sp3 टेट्राहेड्रल बना, ज्योमेट्री बना। सिमिलरली यहाँ पे NiCO4 देखो, वही सेम केस है, डी ऑर्बिटल यहाँ पे NiCO4 पैरामैग्नेटिक हो गया। हाँ, ये पैरा हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। फील्ड है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। NiCO4 में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट
Na में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल कंपाउंड है। CO क्या है, न्यूट्रल है, इस पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर ये ऊपर में इस चार्ज नहीं है तो Na जीरो हो गया, नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट Na जीरो, क्या कोई है, चार्ज ना हो। Na क्या जीरो है, हो गया सर। Na Ni oxidation state 0. हाँ Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब इसका जो 3D8 3D 4s2 2 हो गया। 3D8 4s2 दो इलेक्ट्रॉन जो फोरस वाला है वो D में आकर पेयरिंग कर दिया यहाँ पे। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग D, फील्ड है सर। हाँ पूरा स्ट्रॉन्ग पेयर फील्ड हो होने गया के डी कारण, में। स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण यहाँ पे पेयरिंग हो गया। तो ये डी 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 ऑर्बिटल पूरा फुलफिल हो गया। फुलफिल होने के कारण ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहा है। डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। ये डायमैग्नेटिक है यस सर। क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, अभी MnO4 आ जाओ, KMnO4 इसका एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स का। KMnO4 उसी को क्या लिखा है, MnO4 लिखा है ऐसे। ठीक है, तो ये ये क्या है, छूट गया। पोटेंशियम पर मैग्नेट का एग्जांपल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए लिखा है ये KMnO4 को। तो इसको इस तरीके से लिखा ये है, छूट गया सर। के छूटा तभी तो यहाँ माइनस आया है, के छूटा नहीं है, यस सर, के ऊपर छूटने माइनस के चले कारण गया। यहाँ ओ पे यस माइनस आया है। सर। ठीक है, तो ये के नहीं छूटा है, ये सही लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सही लिखा हुआ है। के छूटा मतलब और ऐसे इसको भी लिख सकते हैं KMnO4। तो ये न्यूट्रल हो गया, पर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इधर यहाँ पे K+ लिखो ना, K+ लिखो, ये क्या होगा, दोनों जुड़ कर ये बना देगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अभी पास हो गया। MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसको x माना, x +7 -8 = -1, x = 7। तो यहाँ पे +7 यहाँ x पे इक्वल टू मैग्नीज क्या है, मैग्नीज है +7 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा। मैग्नीज में क्या है, 3d5 4s2 हो गया। तो 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, सारा भी जितना भी इलेक्ट्रॉन है सारा वैकेंट हो जाएगा ये इसका। ठीक है, तो ये वैकेंट हो गया, वैकेंट हो गया, ये S वैकेंट हो गया और 3d भी वैकेंट हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो O4 आएगा, O4 यहाँ पे जो O4, ठीक है, तो O4 यहाँ पे 4, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे लोन पेयर के बस थ्रू यहाँ ऑक्सीजन से, वाला आ गया। हाँ ठीक है, तो वैकेंट हो गया। तो ये S ऑर्बिटल है और ये D ऑर्बिटल है। तो ये क्या हो गया, एक मिनट, तो यहाँ पे S है और SD3 जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि सारा जो ये हो गया है वैकेंट हो गया है, S भी वैकेंट हो गया और यहाँ 3D भी वैकेंट हो गया। तो यहाँ पे SD3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्ट जैसे sp3 होता है वैसे यहाँ पे SD3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। सिमिलरली Cr2SO1 ये किसका एग्जांपल है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एग्जांपल है, K2Cr2O7। तुम लोग लैब किए हो क्या, ये सब कॉम्प्लेक्स देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं सर, नहीं देखे सर। अभी नहीं देखे हैं सर, आज देखे हैं सर। मैंने हाल ही नहीं। KMnO4 मेरे घर में मैं दिखा देता हूँ। जी सर, देखा दे। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। ठीक है, ये इसमें रखा हुआ है, ये है KMnO4। ठीक है, ये KMnO4 है, इसमें क्रिस्टल है इसका। ये एक क्रिस्टल ही ना बहुत सारा कलर ये शो करता है। ये इसमें KMnO4 है, कैसा दिखाएगा, कलर कहाँ सोचे हैं? हम्म? ये KMnO4 कलर है इसमें। ठीक है, ऐसा ही कलर का क्रिस्टल रहता है, ये डब्बा में रखा हुआ है। सर क्लीन नहीं दिख रहा है सर। क्या करेगा, अच्छा, देख कर एक्सपेरिमेंट तो करना है नहीं ना, तो दिखा के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम लोग का लैब रहता है, मैं जो यहाँ पे लैब लिया था वो जो ये एक कंपाउंड जो बनाना था लैब में, वो बनाया था यहाँ पे मैं, बीटेक में यहाँ पे है। सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन था,
जिसका पीडीएफ दिया हूँ मैं तुम लोग को शेयर किया हूँ। एस्पिरिन बनाया हूँ यहाँ यस पे। सर, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन दिए थे। हाँ तो वो पीडीएफ जो है यहाँ पे बीटेक में लैब होता है एनआईटी में, टाइट्रेशंस भी होता है, फिर हार्डनेस ऑफ वाटर का भी होता है यहाँ पे लैब होता है। ठीक है, तो वो सब करा चुका हूँ। और एक थिन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कैसे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है तो उसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शंस होने के बाद। सर स्पेक्ट्रोस्कोपी का लैब। स्पेक्ट्रोस्कोपी का लैब नहीं है बीटेक में, यहाँ पे एनआईटी में नहीं होता है बीटेक वालों का लैब। अभी तो सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो सब तो परफॉर्म करके दिखाया जा रहा है, या फिर यूट्यूब से दिखाया जा रहा है, या फिर ये मेरा तो हो गया। पहले मुझे भी मिलता था लैब ड्यूटी, मैं अब नहीं लेता हूँ मेरा, क्योंकि मेरा खत्म हो गया, मैं सीनियर हो गया, मतलब डिग्री मिलने वाला है मुझे। तो वो सब कराया था मैं यहाँ पे एनआईटी में, बीटेक का लैब कराया था सभी को, जो जो कराया था तो वो बताया मैं। हार्डनेस ऑफ वाटर का कराया था, और एस्पिरिन सिंथेसिस कराया था, फिर टाइट्रेशंस है, पीएच का टाइट्रेशंस कराया था, ये सब है। ठीक है, तुम लोग को नहीं करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MnX4 है। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये ऑरेंज कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का क्रिस्टल इसका दिखता है। ये था कैसा, ये पिंक कलर का इसका जो कलर है शो करता है, केमिनोफोर पिंक कलर शो करता है। देन पिंक कलर नहीं, मतलब वॉयलेट वॉयलेट कलर का शो करता है, वॉयलेट पिंक। देन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, डी इलेक्ट्रॉन वैकेंट रहेगा, सेम जैसे केमिनोफोर में होगा वैसे ही यहाँ पे K2Cr2O7 में होगा। देन यहाँ पे समराइज किया हुआ है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ सकता है 1 और 2 नंबर में, और ये भी डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, KMnO4 भी डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो वो डायमैग्नेटिक दोनों शो करेगा नेचर। देन समराइज किया हुआ है यहाँ पे, तो समराइज किया हुआ है MnX4, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या है, Cl और Br वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे, तो ये अनपेयर्ड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेगा, ये क्या करेगा, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैसे ही निकालना है। ठीक है, देन ये ClBr यहाँ पे लिगेंड है कॉपर के साथ, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। देन ये हो गया। ठीक है, यहाँ ये इसका जो ये कॉम्प्लेक्स है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे ये दोनों डायमैग्नेटिक शो करेगा, जो 0 0 लिखा हुआ है। देन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल में डिफरेंस क्या है वो भी देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है कि हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है, sp3 और sd3 बनेगा तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 और sd3 हो गया तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। पर स्क्वायर प्लेनर का क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। ठीक है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसा क्यों बनता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, 3D होता है, 3D अरेंजमेंट होता है उसका। ठीक है, पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है स्क्वायर प्लेनर में, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर क्या एक ही प्लेन में होगा, XY प्लेन में होगा, मतलब ये 2D में होगा। 2D में मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है NiCN4, तो NiCN4 को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब इसका जो साइनाइड होगा, ये 4 साइनाइड हो गया। ठीक है, ये 4 साइनाइड हो गया, मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेगा 2D में हो, कैसे होगा, मतलब कि इसमें जो इसमें पीजेड ऑर्बिटल नहीं होगा। पीजेड ऑर्बिटल ये XY प्लेन में है ना, तो ऑर्बिटल तुम लोगों को पता है कि कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, P में PX PY PZ। तो PX और PY Yes, क्या sir. है, ये एक प्लेन में बनाया, तो PX ये कॉम्प्लेक्स क्या है, जो 2D में है, 2D मतलब ये Ni और CN ये चारों एक प्लेन में, मतलब ये प्लेनर है। तो इसमें क्या होगा, 2 एक्सिस होगा,
अगर एक्स होगा एक वाई होगा, जेड तो होगा नहीं। तो इसीलिए जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है स्क्वायर प्लेनर के लिए होता है। तो इसमें जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें pz ऑर्बिटल नहीं रहता है, pz ऑर्बिटल नहीं रहता है। आगे सबसे ऊपर वाले चार्ट में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे ऊपर वाला चार्ट है वो याद रखना है तुम लोग को, ठीक है। ये देखो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर देखो, स्क्वायर प्लेनर में है pz ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है ना। तो इसी के कारण नहीं है, क्योंकि वो प्लेन बनाता है। तो प्लेन बनाता है तो जेड क्या होगा, जेड तो हाइट देगा। जैसे 3D में कोई एलिमेंट रहेगा तो उसका हाइट तो कुछ ना कुछ होगा, पर इसमें हाइट कुछ भी नहीं है, प्लेन में है सारा कॉम्प्लेक्स, इसीलिए यहाँ पे pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस बता दिया मैं, स्क्वायर प्लेनर में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, जैसे अभी हम लोग देखे थे एसिमेट्रिक कार्बन एटम का एग्जांपल, वो टेट्राहेड्रल बनाता है। उसमें क्या तीनों तीनों भी एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पीछे ही था मैं, ये था, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है NiCN, CN इसका सेम करना है, Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। देन साइनाइड क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये देखना है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। Na है, Na2+ बनाया, तो 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया 4s से, तो ये 3d8 हो गया, 3d8 हो गया। आफ्टर दैट 1d इलेक्ट्रॉन, 1d इलेक्ट्रॉन ये d ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ देखो, सिंस CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड देयरफॉर दिस लिगेंड्स कॉज टू पेयर अप, पेयरिंग हुआ और एक वैकेंट d ऑर्बिटल बचा, ठीक है। तो ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ना गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कितना ऑर्बिटल ले लिया, 5 ऑर्बिटल ले लिया, 1 2, सर वो जबकि गलत लिखा हुआ है सर। ये यहाँ पे एक, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, एक वैकेंट रहेगा, ये वैकेंट रहेगा, इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है, बुक में मिसप्रिंट है। ये CN4A तो है सर, CN4A है। हाँ, 4 ही साइनाइड डोनेट कर रहा है तो 4 ऑर्बिटल लेगा, ठीक है। तो एक इनर d ऑर्बिटल लेगा और sp2, pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, pz पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, pz पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो मतलब इसमें p ऑर्बिटल है, एक px है, दूसरा py है और तीसरा pz है। इस सॉरी ये d लिखा गया, ये p होगा, pz है। तो pz पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक वैकेंट रह जाएगा। वैसे ही ये देखो इसका कॉपर का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग सिंगल क्रिस्टल XRD करते हैं, तो उससे हम लोग को स्ट्रक्चर पता चलता है कंपाउंड का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में पाया गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक्सरे ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ना था तुम लोग को, इसीलिए मैं पढ़ाया नहीं। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है और एक्सरे स्ट्रक्चर, ठीक है। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। स्पिन रेजोनेंस ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है। और ये एक्सरे स्ट्रक्चर बताता है उसके बारे में। जैसे एक मैं जो कॉम्प्लेक्स बनाया था तो उसका सिंगल क्रिस्टल XRD किया था, तो उससे स्ट्रक्चर पता चलता है। सिंगल क्रिस्टल XRD, सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन से उससे कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आता है। तो मशीन में जांच होने के बाद वो सब स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो उससे पता चला है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो ये कैसे हुआ, तो इसमें जो ये dsp2 भी तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा स्क्वायर प्लेनर का, इट इज देखो यहाँ पे पढ़ लो, इट इज फाउंड टू बी स्क्वायर प्लेनर दस टू मेक CU एंड ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर का dsp2 भी होना चाहिए, ठीक है। पर dsp2 करने के बाद ठीक है, मैं थोड़ा मंडे को ये रहता है मुझे, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बाद फिर एक्सपेरिमेंटली ये इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन किया गया।
तो ऑक्सीडेशन किया गया तो पता चला कि ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कि स्ट्रक्चर ये नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा फिर तो स्ट्रक्चर्स इसने एक इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये एक्सेप्शन है, ये कॉम्प्लेक्स जिसको क्रिस्टल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो डी ऑर्बिटल है, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2d और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गया। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन one of the 3p pz ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं बताया हूँ कि pz जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में z ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पार्टिसिपेट इन बिकॉज pz लाई अबव द प्लेन। pz ऑर्बिटल कैसे होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, और हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो z ऑर्बिटल में नहीं जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से हो रहा है। जितना भी जैसे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है CuNH3NH3NH3, तो सारा इलेक्ट्रॉन XY प्लेन में है, जेड प्लेन में है ही नहीं, तो मतलब pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहा। मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल मतलब क्या, मतलब जेड में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है क्या है, XY प्लेन में है, इसीलिए ये पार्टिसिपेट अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। 2D में है। हाँ, जेड XY प्लेन में है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कैसा, जैसा तुम्हें एक पेज ले लो, वो प्लेन वो प्लेन में ही कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसका कोई भी हाइट नहीं है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, एनाइड एग्जांपल दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें वो जीरो। HBmg क्या है? NiH। देखो इतना तुम लोग को डिटेल में नहीं रहेगा, ये बुक में लिखा हुआ है। ये लिगेंड है और क्या, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम है। DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम जो मैं पहला जो PDF दिया था ना, DMG देखना उसमें, DMG जो लिगेंड दिया था पहला पेज में, उसमें लिगेंड का ये नाम होगा DMG। H मतलब हाइड्रोजन हो गया, DMG कॉम्प्लेक्स का नाम है, लिगेंड का नाम है। ठीक है, तो H मतलब हाइड्रोजन हो गया, H तो पता है, और DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम है। ठीक है, ये पूछेगा नहीं, बस यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। बाकी साइनाइड तुम लोग को पता है, ये सब पता है। ये भी CuCN4 वैसे ही sp2d हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये 000 डायमैग्नेटिक का ये सारा एग्जाम्पल है। देखो इसका लिमिटेशंस है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इतना सारा लिमिटेशंस है इसका, इसीलिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इतना सारा इसका लिमिटेशंस है। कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिगेंड, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के मैं अभी बताया था ना कि ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये नहीं बता पाया था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इज पेयरिंग अप इलेक्ट्रॉन्स ऑकरिंग द, ये भी नहीं कर पाता। इतना सारा इसका लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस होने के कारण, और ये अभी कॉम्प्लेक्स जो मैं बताया था CuNH3, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2d होता है, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये कलर भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इतना सारा इसका लिमिटेशन है। अब इसीलिए हम लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोग वैलेंस फील्ड थ्योरी क्यों पढ़े, वैलेंस फील्ड थ्योरी, तो वो ज्योमेट्री लिखा हुआ था तुम लोग के सिलेबस में, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा। तो ज्योमेट्री के लिए हम लोग को ये सब बताना पड़ा। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये होगा, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होगा, स्क्वायर प्लेनर में कौन सा ऑर्बिटल होगा, और क्या था, ये मेनली 3, ये इन तीनों का देखना था, और ऊपर चार्ट में दिया हुआ था। देन ये लिमिटेशन है, इसलिए हम लोग आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, सॉरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को किसने प्रपोज किया था वेथे एंड वैन ब्लैक, ये इन दोनों ने प्रपोज किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या है, जम्पशंस क्या है, 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो लिगेंड है ClOH रिगार्डेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज
एंड न्यूट्रल लिगेंड में ये H2O, अमोनिया एंड pyrimidine आर रिगार्डेड एज पॉइंट डाइपोल बिकॉज ऑफ दिस लिगेंड आर डाइपोलर। ठीक है, तो इफ द लिगेंड्स आर न्यूट्रल लाइक H2O and H3, द निगेटिव एंड मतलब जो निगेटिव एंड मतलब यहाँ पे निगेटिव एंड हो गया, पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो निगेटिव एंड ये ऑक्सीजन, तो उसका कहने का मतलब है कि ये पॉइंट ही मेटल से बाइंड करेगा, ये पॉइंट बाइंड करेगा, जो निगेटिव पार्ट है वो बाइंड करेगा मेटल से। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स में अभी मैं दिखाता हूँ, उसको मैं कॉम्प्लेक्स लैब में बनाया, तो फिर उसमें जो भी एक इसके पहले तुम इसी वालों को मैं दिखाया था कि उसमें एक लिगेंड दिखाया था, मेटल कॉम्प्लेक्स दिखाया था। तो उसमें क्या होता है, जो H2O का O है वो पार्टिसिपेट करता है, बाइंड होता है। ठीक है, ये H2O का O बाइंड होता है मेटल से, वैसे ही अमोनिया का N बाइंड होगा मेटल से। ठीक है, इस तरीके से बाइंड होता है। स्ट्रक्चर देखना है या फिर छोड़ दो, देख कर भी क्या देखना करोगे है वहां सर। पे। तो मैं दिखा चुका हूँ, इसी वालों को दिखा चुका हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर देखना है तो देखो, उसको सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी डिफ्रैक्शन करने के बाद वो स्ट्रक्चर आता है। उसका स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर आता है। खोलने दो एक सेकेंड, उसको बड़ा करके दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक सेकेंड हो रहा है, देखना है तो देख ही लो। अभी खोलने में टाइम दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में आएगा स्क्रीन पे। अभी देखो, यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल बाइंड है, तो ओ जो दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है, इसको जूम करो क्या, जूम नहीं हो रहा है, हाँ जूम हुआ। तो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, ये कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है ना, ये माउस से दिख रहा होगा, कॉपर से ये जो डायरेक्टली मेटल से जो बाइंड हुआ है, ये ऑक्सीजन, रेड 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 जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन है, और ये व्हाइट दिख रहा है ये हाइड्रोजन है। तो H2O मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है मेटल कॉम्प्लेक्स से। आफ्टर सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी ये आया है, स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल अनबाइंड है, ये को क्रिस्टल बोलते हैं इसको। ये डायरेक्टली बाइंड नहीं हुआ है मेटल से, इसको को क्रिस्टल बोलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है, तुम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो H2O जो बाइंड हुआ है वो ऑक्सीजन से बाइंड हुआ है मेटल से, ये कॉपर है, और इसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लैब में बनाया मैं। ठीक है, तो ये H2O बस दिखाने का मतलब यही था कि यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली मेटल है वो डायरेक्टली H2O मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन से करेगा। ठीक है, अमोनिया बाइंड करेगा तो नाइट्रोजन से करेगा, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इधर से बाइंड हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला ये है कि जो भी है निगेटिव पार्ट होगा वो मेटल से डायरेक्टली बाइंड होगा। सेकेंड है मेटल लिगेंड bond is not covalent, there is no overlapping of ligands instead of bonding in the complex, purely electrostatic interactions होगा। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और रिपल्सन जो होगा लोन पेयर के कारण, लोन पेयर जो होगा, सपोज अमोनिया है, तो जो रिपल्सन होगा मेटल का, जो डी इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर, इनके बीच रिपल्सन होगा, और अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण मेटल और लिगेंड एक दूसरे से बाइंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ metal ligand is not covalent, there is no overlapping of orbitals, instead of bonding in the complex is purely electrostatic in nature. In complexes, two type of electrostatic forces come into account. One is attractions between the metal and between the metal cation and the negatively charged ligand, or negative end of the polar ligand. तो electrostatic attraction में ये इसका जो डेल नेगेटिव वो बाइंड करेगा डायरेक्ट मेटल से यहाँ पे, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज तो रहता ही है। ठीक है, तो देन है सेकेंड टाइप ऑफ electrostatic interactions, there is a repulsion, electrostatic repulsion between the lone pair of electron on the ligand पे जो लोन पेयर है, and the electrons in the d orbital of metal cation, and the repulsions between the nuclei of metal cation and the ligand, but
ये क्या होता है, स्मॉल एक्सटेंट में रिपल्शन होता है। ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होता है, इंटरेक्शंस होने के कारण मेटल और लिगेंड का बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के कारण मेटल लिगेंड से बाइंड होता है, और रिपल्शंस भी होता है। रिपल्शंस होता है वो स्मॉल एक्सटेंट में होता है। तो रिपल्शंस कौन कर रहा है, लोन पेयर स्मॉल एक्सटेंट में रिपल्शन करता है। देन थर्ड पॉइंट है 5d ऑर्बिटल्स। 5d ऑर्बिटल्स इन ए फ्री मेटल आर डीजेनरेट। जो मेटल में रहता है वो डीजेनरेट रहता है, ठीक है, पर आफ्टर बाइंडिंग विथ लिगेंड वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये डीजेनरेट रहता है। मेटल जब फ्री मेटल रहता है तो क्या होता है, सभी का सेम एनर्जी रहता है, बट जब व्हेन ए कॉम्प्लेक्स इज सर ये फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट वाला में होता है डिजेनरेट। नहीं देखो, हाँ ट्रांजिशन स्टेट होता है, पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि व्हेन ए कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, जब लिगेंड बाइंड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ द लिगेंड डिस्ट्रॉय द डीजेनरेसी, इसको स्प्लिट कर देता है। तो जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल है, वो स्प्लिट हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्प्लिट हो जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डीजेनरेट होता है, तो डीजेनरेट हो जाता है T2G में और EG में, मतलब ट्रिपली डीजेनरेट हो जाता है और 2 डबली डीजेनरेट हो जाता है। मतलब 5 जो डी ऑर्बिटल है, उसको 5 जो डी ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट हो जाता है। 3 अलग हो जाता है, 2 अलग हो जाता है। हाँ, तो इसको T2G बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। जी बोलते हैं, जी मतलब ये जिरेड है, और ये EG होता है। तो ये T मतलब ट्रिपली डीजेनरेट होता है। वही बोला, आगे हम लोग देखेंगे। तो उसके कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक raised in energy more than those lying away from the ligands। मतलब किसका एनर्जी ज्यादा होगा, द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स आर रिच इन एनर्जी। जो ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड आर रेज्ड इन एनर्जी मोर देन दोज बिकॉज ऑफ द, ये होता है। ठीक है, तो द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स आर रेज्ड इन एनर्जी, ये रेज्ड हो गया एनर्जी इसका रेज हो गया है। एंड देन दोज लाइंग अवे फ्रॉम द लिगेंड। ठीक है, तो द ऑर्बिटल किसके बारे में बोल रहा है, मेटल का डी ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है। मेटल का डी ऑर्बिटल, तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, जो लिगेंड के डायरेक्शन में रहेगा। तो लिगेंड का डायरेक्शन सब हम लोग देखेंगे। तो ऑर्बिटल के बारे में, उसके बारे में, जैसे ये डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, जो उसमें लाइन करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और जो नहीं लाइन नहीं करेगा दैट ऑर्बिटल में, उसका एनर्जी घट जाएगा। तो उसके कहने का मतलब है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड आर रेज्ड इन एनर्जी। तो यहाँ पे ये dx² y² का इसके केस में लाई करता है तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है। लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में ये लाई करता है, इसलिए इसका एनर्जी बढ़ जाता है। एंड रेज्ड इन एनर्जी मोर देन दोज लाइंग अवे फ्रॉम द लिगेंड। तो ये लाई नहीं करता है, इसलिए इसका एनर्जी कम होता है। ठीक है, ये समझ में आया। द ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, ये ऑर्बिटल किसके बारे में बोल रहा है, मेटल का डी ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है। ये मेटल का 3d ऑर्बिटल है, इसके बारे में बोल रहा है। तो ऑर्बिटल लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड आर रेज्ड इन एनर्जी मोर, तो ये एनर्जी का बढ़ गया। और जो दोज लाइंग अवे फ्रॉम द लिगेंड, जो लाई नहीं करता है उस डायरेक्शन में मेटल के डी ऑर्बिटल में, उसका एनर्जी घट जाएगा। तो कौन लाई करता है कौन लाई नहीं करता है, वो उसका डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो तुम लोग को पता है कि जो ये इन तीनों का स्ट्रक्चर एक समान है, मतलब एक्स वाई के एक्सिस से रहेगा तो ये dxy हो गया, बाइजेड के एक्सिस से रहेगा तो ये इन तीनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम है, तो और इन दोनों का अलग है। ठीक है, अब डिटेल में एक चीज और देख रहा हूँ
कि यहाँ पे एक्चुअल में 3D ऑर्बिटल 6 टाइप का स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है d ऑर्बिटल का, पर हम लोग 5 के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोग को dz² मिलता है। ये कौन कौन सा ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे? तो dz² माइनस x² और dz² माइनस y², ये हायर स्टडी है, वो पढ़ना नहीं है तुम लोग को। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद ये मिलता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो dz² से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 5d ऑर्बिटल के बारे में ही पढ़ते हैं। सर T2G में कौन कौन आया? T2G में आ गया dxy आ गया, dyz आ गया, dzx आ गया, इसमें dx² आ गया, dz² आ गया। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आगे हम लोग देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कौन डायरेक्शन में लाई करेगा, मेटल d ऑर्बिटल के डायरेक्शन में लाई करेगा और कौन नहीं करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल के बारे में देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? चार जो लिगेंड होगा स्क्वायर प्लेनर रहेगा, और एक लिगेंड ऊपर रहेगा और दूसरा लिगेंड नीचे रहेगा, तभी तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। मतलब टोटल 6 लिगेंड बांटने वाला को इसमें क्या होगा? 6 लिगेंड होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। 6 कॉर्नर पे होगा, ये सब तुम्हें लिखना है थ्योरी में। 6 कॉर्नर पे होगा, ऐसे भी स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन ऑल द 6 लिगेंड आर इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, कुछ ये नहीं है, समझने लायक जो है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन्स होगा, अट्रैक्शंस होगा, कहाँ पे अट्रैक्शंस होगा, कहाँ पे लोन पेयर के थ्रू अभी रिपल्सन्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होगा तो डेल निगेटिव वाला मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये सब वही लिखा हुआ है। रिपल्सन्स कौन करेगा? लोन पेयर, जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, पर वो एक्सटेंट क्या होगा? स्मॉल एक्सटेंट में होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है लोन पेयर। और इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ रिपल्सन्स होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन काम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ स्प्लिटिंग हो रहा है वो वहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि मेन वो दिखाना है हम लोग को ऑक्टाहेड्रल के केस में। इन एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड इज नेवर ऑब्टेन्ड। स्फेरिकली सिमेट्रिकल मतलब कि मेटल जो है सारे जो लिगेंड है उससे इक्वी डिस्टेंस पे बाइंड हो, वो नहीं, वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इन एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल field is never obtained, ये नहीं मिलेगा। therefore all the 5 orbitals are not affected to same extent since the 2 orbital, ये जो 2 ऑर्बिटल है इजी वाला, सॉरी, ये dx² और dz² point directly towards the ligand and 3 orbitals points in between the path of the approaching ligand। डी ऑर्बिटल जो यहाँ पे लिया हुआ है, ऑर्बिटल वो मेटल कॉम्प्लेक्स के टर्म में लिया हुआ है। ये मेटल कॉम्प्लेक्स के टर्म का, ये मेटल का ऑर्बिटल लिया हुआ है, और लिगेंड ये हो गया। ठीक है, अप्रोचिंग लिगेंड। तो लिगेंड ये अप्रोचिंग लिगेंड। ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल्स पॉइंट्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड एंड 3 ऑर्बिटल ये dxy zx पॉइंट्स इन बिटवीन द पाथ ऑफ द अप्रोचिंग लिगेंड। देयरफॉर द इसका जो होगा orbitals will be more strongly repelled than, ये लिखना होगा, ये सेंटेंस लिखना नेसेसरी है। ठीक है, therefore the एनर्जी होगा, एनर्जी किसका होगा? ये 2 ऑर्बिटल का रेज हो जाएगा, will be raised, and अदर 3 का क्या होगा? कम हो जाएगा। which lie far away from the ligands will be decreased from the hypothetical energy state। figure 4.5 ये हो गया। तो ये 2 ऑर्बिटल जो मैं बताया, 2 ऑर्बिटल जो भी मैं इसके पहले मैं बता ही रहा था, dx² dz², इसका एनर्जी बढ़ जाएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में, और जो ये dxy z और dzx इसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये जो हो गया इसको बैरी सेंटर बोला है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस इसको कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, बैरी सेंटर होगा। यहाँ पे इक्वलाइज किया गया है एनर्जी को, मतलब यहाँ से यहाँ का एनर्जी इक्वल होगा और यहाँ से यहाँ का एनर्जी बैरी सेंटर पर क्या होगा? दोनों का एनर्जी इक्वलाइज किया हुआ है। इक्वलाइज कैसे किया हुआ है? जैसे यहाँ पे देखो टोटल है एनर्जी, तो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, -4 dq है नीचे वाले का, तो -4 dq है, तो नीचे में कितना ऑर्बिटल? 3 है,
तो ये क्या हो गया -1 to dq। अब ऊपर वाले का भी देखो, ऊपर वाले को भी इक्वलाइज किया है, इसका ऊपर वाले का लिया गया है 6 dq। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसका भी 12 आ रहा है। तो बेरी सेंटर पे क्या हो रहा है, दोनों एनर्जी को इक्वलाइज किया हुआ है। इसका नीचे है इसीलिए इसको माइनस से डिनोट किया हुआ, ये ऊपर है बेरी सेंटर से इसीलिए इसको पॉजिटिव में डिनोट किया है। ठीक है, इसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है ये सब देख लेना। ठीक DQ है, मतलब क्या? DQ मतलब 10 DQ इज इक्वल टू होता है वो ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको CFSE जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने का यूनिट है DQ। उसको DQ में उसका फॉर्मूला है आगे हम लोग देखते हैं। CFSE कैलकुलेट करने का यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऐसे ही देखते हैं, यहाँ पे ये वो उसका यूनिट हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है और यहाँ पे कैलकुलेट करके सबके बारे में बताया गया। फॉर्मूला ऐसे यहाँ पे देख लो, मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। CFSE जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, टेट्राहेड्रल के लिए कॉम्प्लेक्स के लिए होता है -0.4 इंटू जितना इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा, ठीक है, इंटू T2G यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्लस देन 0.6 प्लस 0.6 इंटू EG में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। आगे हम लोग को कैलकुलेट भी करना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जैसे कोई एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लो, तो उसमें जो D इलेक्ट्रॉन्स होगा, अब देखो हम लोग पढ़े थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़े थे और वीक फील्ड लिगेंड पढ़े थे। तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग अलग तरीके से होगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। जो वीक फील्ड लिगेंड होगा देखो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, जो वीक फील्ड लिगेंड हो और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे आगे दिया हुआ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आगे था इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बता रहा था। तो जो वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का पिंग इस तरीके से होगा, वो फॉलो करेगा और ये जो हुन्स रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, हुन्स रूल को फॉलो करेगा, पहले T2G में जाएगा 1 2 3 और उसके बाद ऊपर में जाएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन 5th इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट पेयरिंग होगा। और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला जब आ जाएगा तो सबसे पहले T2G में 5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, आफ्टर दैट EG में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, इसमें हुन्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हुन्स रूल डजंट ओबे हुन्स रूल। ठीक है, तुम पूछ लिए यहाँ इससे बता नहीं करेगा। हाई कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब बाइंड करता है मेटल से तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लो स्पिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेयरिंग करने के बाद जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसलिए उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये इसको बोलते हैं जब वीक लिगेंड ये बनाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, वीक लिगेंड वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वीक लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वीक लिगेंड, ठीक है, तो उसमें पेयरिंग इस तरीके से होगा और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो उसमें पेयरिंग इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये d ऑर्बिटल का ऑक्टाहेड्रल में फिलिंग था। देन वहाँ पे हम लोग चलते हैं, अब बात करते हैं। अब इसका एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन दिखा हुआ है, जैसे टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, D1 D2 D3 के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का मैं कल बताता हूँ।